साथियों, सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन में पिछले 2 साल में हर कदम पे हम लोगों का मार्गदर्शन किया। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया तो नहीं करूँगा, आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया किस बात का, ये तो आप लोगों का आंदोलन है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने धूप में बारिश में खड़े होकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कल मुझे किसी ने आके एक कहानी सुनाई। यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे कल, उनका अभी नया नया बेटा हुआ है, 10 दिन का बेटा है, अस्पताल के अंदर है। अस्पताल में वो अपनी बीवी को, बेटे को अपने पिताजी के सुपुर्द करके यहाँ पे आंदोलन में आए थे। पिताजी का फोन आया कि बेटा आ जाओ, तुम्हारा नया नया बेटा हुआ है। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप मुझे कम से कम 5 दिन तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो पिताजी ने कहा कि ये बेटा बड़ा होके क्या बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा बड़ा होके गर्व करेगा कि जब वो पैदा हुआ था मैं दूसरी आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा था। आप सब लोगों की भावनाओं को मैं सलाम करता हूं। मैं सबसे ज्यादा बधाई देता हूं ये सारे अनशनकारी भाइयों और बहनों को। इसमें हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, युवा बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के। एक बार ही गया था मैं इनके बीच में, आंखों में आंसू आ गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन लोगों को आप भी बधाई दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारे डॉक्टर्स का जो 24 घंटे हम लोगों के ऊपर सेवा कर रहे थे, हम लोगों के साथ थे। ये अपना क्लिनिक बंद करके, अपना अस्पताल बंद करके 24 घंटे हम लोगों की सेवा कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूं नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स का, रण सिंह आर्या जी का, देवेंद्र जी का, डॉक्टर बिष्ट का। इन सब लोगों ने हमारी बहुत सेवा की है। मैं शुक्रगुजार हूं उन सारे वॉलंटियर्स का जो 24 घंटे, कई लोग तो बिना सोए रात दिन जागकर इस पूरी व्यवस्था के अंदर लगे हुए थे। मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का। मीडिया के ये सारे साथी आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। पिछले 1.5 साल से ये लोग 24 घंटे धूप में बारिश में हम लोगों का साथ देते हैं। और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं मैं नितिन को। एक जोरदार तालियों के साथ नितिन जरा खड़े हो जाएं। तो ये रीढ़ की हड्डी है इस पूरे आंदोलन की। पूरी टीम का हम शुक्रगुजार हैं। साथियों, आज 10 दिन की तपस्या पूरी हुई। आंदोलन का एक चरण समाप्त हुआ। आंदोलन अब दूसरे चरण में जा रहा है। जैसा मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि ये मेरा पहला अनशन था, पहली बार मैं भूखे बैठा था। पहली बार पता चला कि भूख क्या होती है। जब आप भूखे रहते हैं तो किस तरह से आपका शरीर आपसे बातचीत करता है, आपका पेट आपसे बातचीत करता है, आपके हाथ आपसे बातचीत करते हैं, आपके पैर आपसे बातचीत करते हैं। पहली बार उन लाखों किसानों की, जो किसान रोज भूखे पेट सोते हैं इस देश के अंदर, उनकी पीड़ा को महसूस करने का मौका मिला मुझे।
किसी भी आंदोलन में कई चरण आते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर। हमें ऐसा लगता था कि अगर लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर आए तो सरकार डर जाएगी। सरकार को लगेगा कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम वोटों में हार जाएंगे। पिछले साल अगस्त के महीने में लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे। करोड़ों लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सरकार मानेगी, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद कई राज्यों के अंदर चुनाव हुए। सरकार एक के बाद, जो रूलिंग पार्टी है, यूपीए कांग्रेस है, एक के बाद एक राज्यों में हारती गई, लेकिन जन लोकपाल बिल कानून पास नहीं किया। हमने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग वोटों में हार रहे हैं और फिर भी लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हमें लगने लगा, हमें समझ में आया कि मंत्रिमंडल के अंदर ये 15 भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। अगर ये आज लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इन लोगों को जेल हो जाएगी, इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की लड़ाई शुरू की। पिछले कुछ महीनों से मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की ये लड़ाई चल रही है। हमने कहा इनकी जांच कराओ, इन पे मुकदमे चलाओ और जो जो दोषी हैं उनको जेल भेजो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी। अब ये धीरे धीरे लगने लगा कि मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण भी नहीं होगा जब तक इस पूरी की पूरी सत्ता को और सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा और व्यवस्था, पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आंदोलन अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है जब ये आंदोलन जन लोकपाल बिल की लड़ाई से आगे बढ़कर संपूर्ण क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। कल कुछ साथी आए थे मेरे पास, कहते हैं आपने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। मैंने कहा सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। आज तक हम लोग सरकार के सामने प्रार्थना करते रहे, अनशन करते रहे, अपने शरीर को तड़पाते रहे और उनसे विनती करते रहे कि आप जन लोकपाल बिल पास कर दीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सरकार विनती करने से और प्रार्थना करने से और शरीर को तड़पाने से नहीं मानने वाली। अब तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको समझाया कि एक छोटी लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की तरफ, और अब हमें उसकी तैयारी करनी है। ये आंदोलन, जैसा गोपाल भाई ने बताया, अब सड़क से आगे चलकर संसद के अंदर अब आंदोलन होगा। संसद को आंदोलित करना है, संसद का शुद्धिकरण करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से, दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। साथियों, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। कैसे? यहां पे कोई हाई कमांड नहीं होगा कि एक हाई कमांड ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया।
जनता कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी। यहां पे एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर एक घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। हम किसानों के बीच में जाएंगे, सारे देश में घूमेंगे, किसानों से पूछेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं, और किसान घोषणा पत्र बनाएंगे कि किसानों की समस्या क्या है और उनके समाधान क्या है, किसान बताएंगे। युवाओं के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो बेरोजगार क्यों हैं, जब वो नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। युवाओं के बीच में जाकर युवा अपनी समस्याएं और अपना समाधान खुद बताएंगे। हम पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं और समाधान पूछेंगे। इस देश की जनता इस पूरे आंदोलन का घोषणा पत्र बनाएगी। इस पार्टी का ढांचा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होगा। इस पार्टी का ढांचा क्या होना चाहिए, इस आंदोलन का ढांचा क्या होना चाहिए, ये भी सभी सुझाव आप लोग देंगे। जो आप लोग कहेंगे, जो जनता कहेगी, वही ढांचा इस पूरे आंदोलन का होगा। हमारा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है। हमारा मकसद है आज से, आज की राजनीतिक व्यवस्था को, इन सारी पार्टियों को कदम कदम पर चुनौती देना। जो डोनेशंस हम लोगों के पास आएंगे, जो चंदा हम लोगों के पास आएगा, उसे हम तुरंत वेबसाइट पे डाल के जनता को बता देंगे, और फिर दूसरी पार्टियों को चुनौती देंगे कि तुम्हारे में दम है तो तुम भी बता के दिखाओ। हमारे जितने खर्चे होंगे, हम तुरंत उन सारे खर्चों को हम वेबसाइट पे डाल देंगे। किस रैली में कितने खर्चे हुए, किस यात्रा में कितने खर्चे हुए, और फिर इन पार्टियों को चुनौती देंगे कि तुम भी अपनी रैली के खर्चों को बताओ, और बताओ कि लोगों को अपनी रैली में लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया था, और अपनी हेलीकॉप्टर की यात्राओं के अंदर कितना पैसा खर्च करते हो। हमारे आंदोलन के अंदर कैंडिडेट्स का चयन जनता करेगी, और जब इनके कैंडिडेट्स का चयन हाईकमांड करेगी तो हम इनसे चुनौती देंगे कि अगर हिम्मत है तो तुम भी जनता के बीच में जाओ और जनता से अपने कैंडिडेट्स का चयन करवाओ। हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र जनता बनाएगी, लेकिन जब इनका घोषणा पत्र पार्टी हाईकमांड बनाएगा तो हम इन्हें चुनौती देंगे कि अगर हिम्मत है तो जनता के बीच में जाकर अपना घोषणा पत्र बना। साथियों, मुझे लगता है ये आखिरी मौका है। जयप्रकाश आंदोलन के बाद 30 साल के बाद ये मौका आया है। अगर इस मौके को हमने खो दिया तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मेरी जिंदगी में दोबारा मौका आएगा। आर या पार की लड़ाई है, इस मौके को खोना नहीं है। इसीलिए मैं इस देश के सभी आंदोलनों, सभी संगठनों, सभी संस्थाओं को आह्वान करता हूं, आमंत्रण करता हूं कि वह सब लोग इस पूरे आंदोलन में शरीक हों, इसमें हिस्सा लें। मैं युवाओं से, स्पेशली कॉलेज के छात्रों से निवेदन करता हूं कि जितनी छुट्टी वो ले सके वो छुट्टी लेकर इस आंदोलन के अंदर शरीक हों। यहां पर जितने लोग हैं और देश में जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेसी होंगे, अभी तक कांग्रेस के अंदर थे। अगर आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो बहुत अच्छी बात है, आप कांग्रेस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर घुटन होने लगी है, जी मचलता है, कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती, तो कांग्रेस को छोड़कर इन देशभक्तों की टोली में शामिल हो जाइए। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के अंदर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है तो आप भाजपा के अंदर रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाजपा देश को भविष्य नहीं दे सकती, घुटन होती है भाजपा के अंदर, सपा के अंदर, बसपा के अंदर, डीएमके के अंदर, एडीएमके के अंदर,
तो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर इस देशभक्ति के आंदोलन के अंदर शरीक हो जाइए। एक प्रश्न है हमारे सामने, एक प्रश्न उठता है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक प्रश्न उठता है कि हम चुनाव लड़ेंगे कैसे? पैसा तो है नहीं, हम लोग तो फक्कड़ हैं एकदम, कहां से आएगा ये पैसा? इन लोगों के, जनता से आएगा। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जब तक जनता साथ है, जनता घर घर जाएगी, जनता घर घर जाकर प्रचार करेगी। इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, 2 लाख करोड़ तो इन्होंने 2G में कमाया था, 2 लाख करोड़ इन्होंने कोयला घोटाले में कमाया था, 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ में, 4,70,000 करोड़ तो यही हो गया, अभी और पता नहीं कितना है। ये लोग तो एक एक वोट के लिए 25-25 हजार रुपए भी दे देंगे। लेकिन साथियों, आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं, इसी को तो तोड़ना है। अगर हम लोग भी पैसे की राजनीति करने लगे तो फिर क्या फायदा? इस बार हमें चुनाव बिना पैसे के लड़के दिखाना पड़ेगा। चुनाव पैसे के बल पे नहीं होना चाहिए, चुनाव जनता के बल पे होना चाहिए। जनता साथ है तो चुनाव में आएंगे, जनता साथ नहीं है तो घर बैठो। इसी को तो हमें बदलना है। पूरे देश को इन्होंने वोट बैंक बना के रख दिया है, हर आदमी इनके लिए वोट बैंक है। इस राजनीति का हमारा मकसद है कि इस हर इंसान को अब इंसान बनाया जाए और वोट बैंक ना रहने दिया जाए। अब इसको साथियों, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस देश में, मैं कहता हूं अब तो होके रहेगा। भविष्य भारत का है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 साल के अंदर भारत बदलेगा, अगले 3 साल के अंदर भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अंत में मैं दुष्यंत कुमार की कविता बहुत बार सुनाता हूं और आज आखिरी दिन है, मैं दुष्यंत कुमार की कविता फिर से सुनाना चाहूंगा। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, मैं गाता अच्छा नहीं हूं, मैं एक एक लाइन बोलूंगा। मेरी शर्त है आप पूरे जोश के साथ जोर से मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस पंक्ति का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पर्वत जितनी बड़ी हो गई है। लेकिन आप जितनी आवाज के साथ बोल रहे हैं वो पहाड़ नहीं टूटने वाला, जोश के साथ गाना पड़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे
सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। भारत माता की